अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रोशनियों का शहर कराची, जिसे कभी कमर्शियल हब तो कभी मौशी तरक्की का गेटवे कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है, जिसे सियासतदान कभी पेरिस बनाने की बातें करते हैं तो कभी दुबई बनाने की बातें करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ तो एक ग्रीन लाइन का मंसूबा कई सालों से मुकम्मल हुआ ही नहीं है अभी तक, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2014 में शुरू हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त भी लिख चुके हैं कि मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से बड़े मसाइल हैं शहर में। ज़ाहिर है ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। हमेशा बात की जाती है कि शहबाज शरीफ ने अपने विजन से लाहौर को तरक्की दी, अब वो कराची के मसाइल पर भी फोकस करें। 16 मई को वज़ीर आज़म ने दौरा कराची के दौरान सिंध हुकूमत को ये यकीन दिलाया था कि तरक्याती जो मंसूबे हैं इन पर काम होगा और तेज़ काम किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सूबे के शिकायत हैं। कराची के अवाम सड़कों की टूट फूट को लेकर वफाक और सिंध में फंसी पड़ी है। इत्तेहादी होने के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक में ज़ाहिर उनके मुतालबात तो हैं, लेकिन मुतालबात मनवाने में अभी तक वो नाकाम है। अभी 2 रोज़ पहले की बात है कि सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सिंध और बलूचिस्तान में सस्ती बिजली फराहम करने की बात करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत हमारी होती तो आवाम को 300 यूनिट हम बिजली फ्री देते। सवाल ये होता है यहाँ पे पैदा कि वफाकी हुकूमत किसकी है। सदारत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर्स भी आपके हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और सबसे बड़ी बात कि वफाक के सबसे बड़े इत्तेहादी भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। और हुकूमत कहते किसको हैं, बस वफाकी काबीना में शमूलियत बाकी है। इस बारे में भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये बजट के बाद बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर सकती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CC की मीटिंग है उसमें ये फ़ैसला होगा। तो क्या ये समझा जाए कि अगर वफाकी काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो जाती है तो जो 300 यूनिट फ्री देने वाला जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक वादा है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं कराची को लेकर, इन्हीं पर मैं बात करूँगी। मुझे कराची के मेयर और हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। कराची के मसाइल पर सर हमेशा बात होती है और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन वहाँ से होती है, बिज़नेस हब है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि कराची में जो एक टग ऑफ वॉर रही है वो बल्दियाती इदारों के दरमियान में और सिंध की जो सूबाई हुकूमत हमेशा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात करती थी कि मेयरशिप हमारे पास हो, सिंध हुकूमत भी हमारी होती है तो हम मसाइल का हल तलाश करेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कराची में जो मसाइल हैं, क्या ये समझा जाए कि मसाइल का ज़्यादातर ताल्लुक वफाक से है, वफाक की तरफ से कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो वहाँ से पूरे नहीं हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान की मुआशी शहरग है, पाकिस्तान का सनती, तिजारती, कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। और सबसे ज़्यादा जो GDP में कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो कराची शहर से होती है, जो कि वफाक के पास जाती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पिछले कई हुकूमतों पर अगर आप नज़र डालें तो आपको नज़र ये आता है कि वफाकी हुकूमत को जो चीज़ कराची शहर की तरफ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस तरीके की चीज़ें नहीं की जाती, जिसका नेचुरली एक इम्पैक्ट कराची शहर के ऊपर होता है। बिकॉज कराची शहर एज आई सेड पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर है और एक ऐसा शहर है जिसमें हर रंग नस्ल के लोग हैं, हर एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एक मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखता है। तो पहला मेरा जो पॉइंट है, जो कि मैं अपनी हुकूमत सिंध हुकूमत के सामने भी हमेशा पॉइंट को एजिटेट करता हूँ और मैं वफाक के सामने भी इस पॉइंट को एजिटेट कर रहा हूँ कि जी जो कराची शहर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और लोकल गवर्नमेंट को मिलकर इन सपोर्ट ऑफ ईच अदर काम करने की ज़रूरत है। अगर इन आइसोलेशन में काम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ जो इंटेंडेड टारगेट है उसको हम अचीव करने में
कामयाब नहीं हो पाएंगे, जिसकी बेहतरीन मिसाल आपने अपने इब्तदाइया में ग्रीन लाइन की दी कि ग्रीन लाइन का मंसूबा 10 साल पहले उसका आगाज हुआ था। मियां नवाज शरीफ उस जमाने में वजीर आजम थे। आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ और कराची शहर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो तिजारती शहरग है, एमेजिना रोड है, बोल्टन मार्केट का एरिया है, उससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है। और वो ना मकामी हुकूमत खुद कर सकती है, ना सूबाई हुकूमत कर सकती है। वो काम इस्लामाबाद से किया जा रहा था। तो मेरी गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कराची के अंदर चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से करने के लिए वो मेयर के ऑफिस को इस्तेमाल करें, वो कराची की इंतज़ामिया को इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में बैठ के उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। मैं समझता हूँ उससे एफिकेसी बढ़ेगी, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो इंटेंडेड टारगेट है वफाकी हुकूमत का या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का या उनके इत्तेहादियों का या और मुख्तलिफ सियासी जमातों का, हम उसको सर्व करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ फंड्स के लिहाज से आप बात कर रहे हैं, फंड्स के लिहाज से वो कंट्रोल कर रहे हैं और आप हमेशा ये मुतालबा करते रहे, सिर्फ आप नहीं, पहले भी आपकी हुकूमत ये मुतालबा करती रही है जो आप लोगों के मंसूबे हैं जो विफाक के कंट्रोल में है वो सिंध के कंट्रोल में दे दिए जाएं, हम यहाँ पे बैठ के बेहतर तौर पर उसको कर सकते हैं। तो फंड्स की रुकावट है सिर्फ विफाक की तरफ से। देखिए, दो चीज़ें हैं। फंड्स तो नेचुरली इंपॉर्टेंट हैं, बट फंड्स के अलावा भी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट जो कि 10 अरब से ऊपर का एग्जीक्यूट करना होता है पाकिस्तान भर में, उसकी जो मंजूरी है वो एक्निक देती है। हमारा जो K4 का मंसूबा है शाजिया, वो 2 हिस्सों में बाइफरकेटेड है। एक हिस्सा वो है जिसको वफाकी हुकूमत कर रहा है और दूसरा हिस्सा वो है जो कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जिसका मैं सरबरा हूं, सिंध हुकूमत की मदद से जो कराची के अंदर ऑगमेंटेशन करने की ज़रूरत है, लाइन के नेटवर्क को बिछाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो वफाक काम कर रहा है वो 114 अरब रुपए का मंसूबा है। जो हम काम करें सूबाई हुकूमत की मदद के साथ वो 77 बिलियन रुपीज़ का मंसूबा है। हमारी दरख्वास्त, हमारा जो PC1 है वो एक्निक में बैक एंड फोर्थ होता है और मार्च 2022 में सबसे पहले वो PC1 वहाँ पर सबमिट किया गया और इस वक्त हम मई 2024 में, यानी कि 26 माह गुजर चुके हैं शाजिया, अभी तक उस PC1 की मंजूरी नहीं दी गई। मैं गिला ये करता हूँ वफाकी हुकूमत से, और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आए थे उनको भी ये कहा गया था कि 8 अगस्त 2023 को, यानी कि आपकी हुकूमत के आखिरी दिनों में जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, उस दिन कंडीशनल अप्रूवल इस PC1 का दे दिया गया और उस अप्रूवल के बावजूद आज हम मई में मौजूद हैं। जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू होने की ज़रूरत है ताकि हम टेंडरिंग के प्रोसेस में जा सकें, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जा सकें, वो नहीं हो पा रहा बिकॉज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मेरा क्वेश्चन है, अभी तक इशू नहीं किया। बिल्कुल सही है, आपके एतराज़ात एक मिनट सिर्फ शादिया, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। मैं आई जस्ट वांट टू मेक दिस पॉइंट। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि पैसे हमारे पास मौजूद हैं, पैसे खर्च करने के लिए सिंध हुकूमत की विल है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की विल है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल हर्डल हम फंसे हुए हैं। हम टेंडरिंग के प्रोसेस का आगाज नहीं कर पा रहे हैं। वजीर आजम ने हमें कमिट किया था जब वो कराची आए थे कि इंशाल्लाह 14 रोज के अंदर इस मामले को हल कर लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को गालिबन 14 दिन से काफी सारे दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो अप्रूवल नहीं हुआ। तो ये वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से कभी कभार हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं वज़ीर आज़म को ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इन प्रोसेसेस को आसान बनाएं। मुर्तज़ा वहाब साहब, 16 महीनों की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अहम इत्तेहादी रही है। आप लोगों के बगैर वो हुकूमत नहीं बन सकती थी। नंबर 1 PDM की जो थी, नंबर 2 अब भी आप लोगों के बगैर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना नहीं सकती थी। आप लोगों की वजह से इनकी हुकूमत बनी है, भले ही आप लोग विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। 16 महीनों की हुकूमत में ये काम नहीं हुआ, तब क्या रुकावट थी? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, कुछ और वजारतें भी आप लोगों के पास थी। आज भी आप लोगों के बगैर हुकूमत मुकम्मल हो नहीं पाती है, तो क्यों फिर ये जो छोटी छोटी आप हर्डल्स कह रहे हैं, ये तो बड़ा आसान होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपने इन मुतालिबात को मनवाना।
चलें मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। एमक्यूएम वाले नून लीग के इत्तेहादी थे पहले 2014 में जब ग्रीन लाइन का मंसूबा एग्जीक्यूट किया जा रहा था। कराची की एक अहम सियासी जमात थी। क्यों उस ज़माने में इसको लोकलाइज तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया? 2017 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में एमक्यूएम ने हिमायत की थी और ये कमिटमेंट की गई थी कि वो कराची के इशूज़ में उस वक्त के मेयर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं हुई। ये अनफॉर्चुनेटली ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है। इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जो माजी की गलतियाँ हैं हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। आज वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़जाना साहब या जो भी हमारी हुकूमत के चलाने वाले हैं वो जगह जगह जाके हम शोकेस कर रहे हैं कि यस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, वी कैन बी एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन हम अपने प्रोसेसेस को अगर आसान नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए चीज़ों को एग्जीक्यूट करना क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? तो मैं तो आपको एक खामी बता रहा हूँ जिस खामी को एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा कि इन खामियों को एड्रेस करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो काम नहीं करेंगे या आसिफ जरदारी साहब वो काम नहीं करेंगे। हुकूमत वो नहीं चला रहे, हुकूमत चला रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जैसे कराची की हुकूमत मैं चला रहा हूँ और नून लीग वाले मेरे इत्तेहादी हैं, लेकिन कल को कोई भी चीज़ अगर खुदा ना खास्ता कराची में ख़राब होती है तो उसका जिम्मा उन नून लीग के मेरे इत्तेहादियों के ऊपर नहीं जाता, उसका जिम्मा मेयर कराची के ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज ही इज़ लीडिंग द सिटी। तो सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द कंट्री एंड माई रिक्वेस्ट इज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आप खुदारा इन प्रोसेसेस को आसान करें। जितनी तेज़ी से वफाकी हुकूमत लाहौर में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है या और जगहों पर एग्जीक्यूट करती है, उसी तरीके से अगर मेरे सूबे में मेरे शहर में आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यकीन जाने हम पाकिस्तान का मुस्बित इमेज अपने कमर्शियल कैपिटल के हवाले से अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। कि जो विफाक है वो केपी को भी तंग कर रहा है। विफाक क्यों फिर तंग कर रहा है? इसका मतलब जो गंडापुर साहब की शिकायत है सीएम केपी की, इसका मतलब वो भी दुरुस्त हैं, आप लोगों के भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप लोग एड्रेस विफाक नहीं कर पा रहा है। गंडापुर साहब के अपने मसाइल हैं, उधर भी फंड्स के मसाइल हैं, तो क्यों ये विफाक तंग कर रहा है? देखिए, मुझे गंडापुर साहब के मसाइल का नहीं पता, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं ना, वो ताल्लुकात से बढ़कर रियासत का इंटरेस्ट होता है। yes. और रियासत का इंटरेस्ट ये है कि हम मामलात को उलझाएं नहीं, मामलात को सुलझाएं। और मैं समझता हूं कि अगर आज कराची की कमान मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी है, इस नियत के साथ दी है कि कराची शहर की खिदमत करनी है, तो मैं अपने वजीर आला के पास जाता हूं अपने मसाइल हल करने के लिए और मुझे वजीर आला की मुकम्मल सपोर्ट मिलती है, मुझे अपनी सियासी जमात की मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। लेकिन एज आई सेड, कराची एक मुनफरिद किस्म का शहर है जिसके अंदर वफाकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्टेक है। कराची शहर के अंदर वफाकी हुकूमत की इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वफाकी हुकूमत के 2 पोर्ट्स हैं, वफाकी हुकूमत की कंट्रोल्ड कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेरिटरी है जिसके अंदर अगर वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारे लिए काम करना आसान नहीं होगा। तो मैं तो तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आइए हमारा हाथ थामिए, हम आपके बच्चों की तरह हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, हमें आपकी उस गाइडेंस की, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आपकी मदद से हम किस तरीके से मामलात लेकर चल सकते हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवज्जुद से कि अब जो बजट आने वाला है उस बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बड़ा कराची पैकेज अनाउंस करें जिससे कराची की इंतज़ामिया शहर कराची की आवाम की खिदमत करने में और ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सके और कराची की आवाम को पता चले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जितने भी सियासी लीडरान हैं वो कराची की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन कराची का जो पैकेज है सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नहीं होना चाहिए जैसा कि माजी में होता रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हो। किसने किया था? मैं बता रही हूँ ना, नाम ले रही हूँ जिन्होंने किए, तो मैं कह रही हूँ सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एमक्यूएम के जब मेयर थे, चाहे वो वसीम अख्तर साहब थे, हमने हमेशा ये देखा कि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वो हमेशा शिकायत करते थे कि सूबाई हुकूमत हमें फंड्स नहीं देती, अगर हमें फंड्स मिल जाए हम कराची का नक्शा बदल दें, हम कराची के लोगों के मसाइल हल कर दें। आपको तो ये मसाइल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। देखें, ये बात
कोई भी काम करने के लिए, चीज़ों को डिलीवर करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। हाँ। आपका टीवी चैनल पैसों के बगैर नहीं चलेगा, मेरा घर पैसों के बगैर नहीं चलेगा। सिमिलरली कोई हुकूमत पैसों के बगैर नहीं चल सकती। अब पैसों के दो तरीके होते हैं, या तो आप बोरो कर लें पैसे, ग्रांट की शक्ल में सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से ले लें, या अपने रेवेन्यू बेस को खुद बेहतर बनाएं। मैं तीनों ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है। मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेरी मदद कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 77 अरब रुपए कराची के अंदर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने के लिए सूबाई हुकूमत से वो सपोर्ट मिल रही है, जिससे कराची के अंदर वो K4 का पानी जो है हम घर घर तकसीम कर पाएंगे। मैं हब डैम से एक नई पानी की लाइन जो लाने का मंसूबा है, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मुझे 12.5 अरब रुपए दे रही है, ताकि मैं कराची के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट को, ओल्ड सिटी एरिया को इजाफी पानी पहुंचा सकूं। कराची शहर के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सूबाई हुकूमत पैसे फराम कर रही है, बसेस फराम कर रही है। हमारी अभी KMC की जो ख़राब खस्ता हाल बसेस थी, उसके लिए मैंने अपने वज़ीर आला को रिक्वेस्ट किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, उन बसेस को रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें पैसे दिए जा रहे हैं। कराची की एक मेजर आर्टरी है जो कि शहर की ट्रैफिक कंजेशन को रिजॉल्व करेगी, मलीर एक्सप्रेसवे, वो तकरीबन कोई 55 अरब रुपए पे सूबाई हुकूमत बना के दे रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं अपने वजीर आला से, अपने पार्टी के चेयरमैन से बात कर पाता हूं, उसी तरीके से, चूंकि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कैपिटल है, वजीर आजम पाकिस्तान को भी उसी तरीके से कराची शहर को देखना चाहिए। और मैं समझता हूं जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे सूबाई हुकूमत से मिल रही है, उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे वफाकी हुकूमत से भी मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज ये कि मेरे अपने, शादी एक लास्ट चीज, मेरे जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जब मैं उनको ट्रांसपेरेंटली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, अपने निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ अदालतों में जाते हैं और अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, जिसके लिए मैं अपनी मौजूद जज साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हुकूमत के मामलात हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव के मामलात हैं, इसको खुदारा हमें इंप्लीमेंट करने दें, इनको इन्फोर्स करने दें। अगर किसी एक शख्स के कहने पे, उसकी दरखास्त पे हमारे रेवेन्यू बेस को, हमारी इनकम को रोक दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कोई भी मेयर कराची शहर की खिदमत नहीं कर पाएगा। पिछले साल जब बारिशें हुई तो हमने कराची का बहुत बुरा हाल देखा, सीवरेज के बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, सड़कें डूब गई, लोगों के घरों में पानी आ गया। अब जब आपको फंड्स के मसाइल नहीं है, सूबाई हुकूमत की मुकम्मल आपको सपोर्ट हासिल है, तो इस बार ज़ाहिर हम हर साल ये देखते हैं मॉनसून का जो होता है, सिर्फ वो नहीं, लाहौर की भी हम बात करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि कराची में मसाइल होते हैं, लाहौर में भी सीवरेज के मसाइल होते हैं। तो इस साल क्या आप लोगों ने इकदाम किए हैं कि पिछले साल की तरह जो एक मंजरकशी हम लोगों ने देखी, बहुत बुरा हाल था पिछले साल, इस साल वो ना हो? मैं शाजिया बहुत एहतराम के साथ आपके सवाल से इत्तफाक नहीं करता। आई एम सॉरी, लेकिन आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं समझता हूं कि माजी में आप कंपेयर कर लें कराची शहर को कि जब लेट से मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची शहर के नाजिम थे, तो 2006-07 में बड़ी ख़तरनाक बारिशें हुई थी, कितने दिन तक कराची शहर बंद था और कितनी अनफॉर्चुनेट अमवात हुई थी उन दिनों में। हमारे यहाँ 2020 में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, हमारे यहाँ 2022 में तकरीबन कोई 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। हमारे यहाँ अभी फरवरी और अप्रैल के महीनों में बारिश हुई, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी इन महीनों में कराची शहर में बारिश नहीं होती थी, लेकिन कराची शहर बंद नहीं हुआ, उस तरह के वाक़यात देखने को नहीं मिले जिस तरह के माजी में होते थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने पिछले सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ वो चोकिंग पॉइंट थे, जहाँ जहाँ नालों पर कब्जे हो गए थे, जहाँ जहाँ नए नाले, नई ड्रेन्स डालने की ज़रूरत थी, हमने उसके ऊपर काम किया, जिसके मैं समझता हूँ मुस्बित असरात आए, जो कि कराची वालों ने देखे और उसका फ़ायदा उठाया। अभी पिछले दिनों जब लाहौर में बारिश हुई थी, आपने देखा क्या हाल था। पेशावर में बारिश हुई थी, आपने देखा क्या हाल था। बल्कि चलें लाहौर पेशावर को छोड़ दें, हम तो थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं। दुबई में रिसेंटली बारिश हुई है, आप देखें वहाँ क्या सिचुएशन हुई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई, वहाँ क्या सिचुएशन थी। यूरोप में बारिश हुई, न्यूयॉर्क में बारिश हुई, वहाँ क्या सिचुएशन थी। बदकिस्मती के साथ हम कभी कभार तनकीद करते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते। बहुत शुक्रिया मेयर कराची, हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ अरसे से ये खबरें आ रही हैं कि 14 साल तक सिंध के गवर्नर रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद दोबारा सियासत में एंट्री देने जा रहे हैं। तब से ये सवालात उठ रहे हैं कि वो इतने साल तक पाकिस्तानी सियासत से आखिर दूर क्यों थे, और क्या अब कोई ख़ास एजेंडा है या मुल्की हालात ने मजबूर किया है कि वो समझते हैं कि दोबारा उन्हें सियासत में जाना चाहिए, सियासत में एक्टिव होना चाहिए। सियासत से किनारा कश होकर दुबई में मुकीम डॉक्टर इशरतुल इबाद का अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला बाकायदा तौर पर तो सामने नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि उनकी दोबारा जो एंट्री है वो किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से होगी, या फिर वो अपनी अलग सियासी जमात बनाकर मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद की जो शख्सियत है और मामला फहमी, सियासी बसीरत, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो हर दौर में हुक्मरानों और ताकतवर हलकों में खासा असर रखते आए हैं। उनकी सियासी बसीरत के जो कायल हैं वो दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा कल भी थे और आज भी हैं। वो जिधर नज़र उठाएंगे उन्हें तो कबूलियत मिल जाएगी। यही वजह है कि 2002 से 2016 तक यानी 14 साल तक सिंध के गवर्नर वो रहे। उस दौरान वफाक में कई हुक्मरान आए गए, मार्शल लॉ से जमहूरियत तक निज़ाम हुकूमत बदले, मगर सिंध के गवर्नर हाउस में डॉक्टर इशरतुल इबाद को उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी। हालांकि उस वक्त की MQM की लीडरशिप ने कई बार डॉक्टर इशरतुल इबाद को बड़ा इख्तलाफ भी करते थे, लेकिन कोई उनकी गवर्नरी को नहीं छेड़ सका। यहाँ तक कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात पर उन्होंने पहले 2011 और फिर 2013 में गवर्नरी से इस्तीफ़ा भी दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन हर बार उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होता था और वह गवर्नरी के अहदे पर वो फायज़ रहे और अपने जो जिम्मेदारी थी वो पूरी करते रहे। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों या जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, सब इनकी सियासी बसीरत के कायल रहे हैं। लेकिन फिर अगस्त 2016 का दिन आता है जब एक मुल्क दुश्मन तकरीर होती है जो MQM की 32 साल जो सियासत थी उस पर ऐसी भारी पड़ती है कि सब कुछ बिखर कर रह जाता है। वो MQM जो कराची की सियासत की एक पहचान थी वो टुकड़ों में बट जाती है। कुछ रहनुमा MQM लंदन में रह गए तो कुछ ने MQM पाकिस्तान बनाकर सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ी, मगर कुछ रहनुमा ऐसे थे जो दोनों धड़ों में शामिल नहीं हुए, उनको गैर फ़ाल MQM का नाम दिया जाता है। 2016 में गवर्नरी छोड़ने के बाद डॉक्टर इशरतुल इबाद भी गैर फ़ाल हो गए, बाहर चले गए, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। कुछ लोगों को इकट्ठा करने की एक प्लेटफॉर्म पर कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी मुलाकातें, सियासी मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी दुबई में, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। हालिया दिनों में दुबई में डॉक्टर इशरतुल इबाद से इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं ताकि नई जमात को ज़ाहिर है अगर बनाना चाहते हैं तो कराची के जो एक ज़बरदस्त चेहरा है उसका सहारा मिल सके। लेकिन डॉक्टर इशरतुल इबाद जो हैं वो सियासी मंजरनामे को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या वो अपनी जो पहली सियासी जमात है उसी के साथ सियासत अपनी दोबारा उसको शुरू करना चाहते हैं? नई सियासी जमात और मौजूदा मुल्की सियासी हालात को वो कैसे देखते हैं? जो एक इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, ये कैसे दुरुस्त हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक्टिव हो रहे हैं, एक अरसा आप मुल्क से दूर रहे और एक कोई नई सियासी जमात के थ्रू आप सियासत में एंट्री करना चाह रहे हैं? क्या प्लान है आपका? जी वालेकुम सलाम शादिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पे अभी इस पॉइंट एंड टाइम पे मैं अपनी इंटेंट आपको बता सकता हूँ। गो के कुछ मैंने सोचा भी है, खाका भी तैयार कर लिया है, पूरी एक स्ट्रेटजी है जी। लेकिन इंटेंट ये है कि देखें मौजूदा जो हालात हैं, मैं इतने दिन खामोश रहा और दुआगो रहा जो भी सियासी जमातें हैं वहाँ मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, और हमेशा यही ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान के लोग मजबूत हों। लेकिन गुज़िश्ता चंद कुछ अरसे से सूरत हाल आप भी देख रहे हैं और सभी कंसर्न हैं। यहाँ बहुत लोगों से मुलाकातें भी रहीं, हर तबके फ़िक्र के लोगों से, सब ने कंसर्न्स भी शो किए। फिर मैंने अपनी एक सोल सर्चिंग की और मैंने ये सोचा कि मेरे पास क्या चॉइस है। मेरे पास एक चॉइस तो ये है कि ऐसे ही तमाशाई बन के देखता रहूँ सूरत हाल को और अफसोस करूँ या दुआ करूँ,
सही। यहाँ अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी, एक मौका दिया, 14 साल एक तजर्बा दिया, बड़े गंभीर हालात को देखा, इस तरह के बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल्स आए और उसमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सॉल्यूशंस भी हमने निकाले। बहुत चीज़ों में सक्सेसेस हुई, बहुत फेलियर्स भी हुए, लेकिन बहरहाल नटशेल ये है कि एक अल्लाह ताला ने एक तजर्बा दिया और मैं रीड कर सकता हूँ, सिचुएशन को देख सकता हूँ और प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, उसकी एनालिसिस कर सकता हूँ। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि नहीं, ये तमाशाई बन के देखने का वक्त नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि जिसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी ये मसाइल जो हम देखते हैं, और इसमें पोलराइजेशन जो सबसे ख़तरनाक बात जो है वो पोलराइजेशन की है, और जिस तरह एक नफ़रतें बढ़ रही हैं, जो बिटरनेस बढ़ रही है, और आपस में अपने ही कंपोनेंट जिन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अवाम हो, ये सब ने मिलके मुल्क की गाड़ी को आगे चलाना है और मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाना है। और इनमें एक पोलराइजेशन की फ़िज़ा बनी हुई है। उसमें मैंने ये सोचा कि मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ और किस तरह से कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक मुसम्मम इरादा किया है कि मुझे तमाशाई बन के नहीं बैठना चाहिए। तो कहाँ जा रहे हैं आप? नई सियासी जमात के थ्रू आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप, और कब आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी देखें, ये तो तय है कि मैं आ रहा हूँ और इंशाल्लाह किरदार अदा करूँगा, लेकिन ये मैं सोच चुका हूँ और इस पर कुछ फाइन ट्यून बाकी भी है, कुछ मशावरत है जो ज़ाहिर है अपने जिन दोस्तों के साथ में डिस्कस करता रहा हूँ उनके साथ मुझे मज़ीद भी इस पर तबादले ख्याल करना है। लेकिन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सवाल मुनासिब वक्त के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये ना हो कि जिस इंटेंट से मैं आ रहा हूँ उसको वो मैं हासिल ना कर सकूँ किसी चीज़ को प्रीमेच्योर डिस्क्लोज करने के लिए। तो इंशाल्लाह बस ये तय है कि इंशाल्लाह मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मैंने किरदार अदा करना है, और वो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया। और वो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट करें कि आपका जो किरदार है, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ का मैं नाम लेती हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 2 सालों में, जो हो चुका है या जो हो रहा है, उनके साथ बात किए बगैर ये मामलात हल हो सकते हैं? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों, लोधी साहब हों, मोहम्मद अली दुरानी साहब हों, एक ग्रुप भी बना कि इन मसाइल का हल निकाला जाए। आप जाएं, आप बात करें। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे पहले कि अमेरिका से आप लोगों को कॉल आ जाए, आप इमरान खान से जाकर बात करें। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि आपकी जो सियासी बसीरत है, कैसे पाकिस्तानी जो सियासत है उससे फ़ायदा उठा सकती है, कि आपका क्या रोल हो सकता है इसमें कि ये जो इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और एक जो सियासी जमात के साथ हो रहा है, एटलीस्ट उनके साथ बातचीत के तो कोई दरवाजे खुलें? जी बिल्कुल, देखें इस तरह की पोलराइजेशन में और इस तरह के मामलात में कुछ तासुरात जन्म ले लेते हैं, और वो तासुरात जब तक दूर ना किए जाएं, वो खदशात जब तक दूर ना किए जाएं, मामलात फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके जो सवाल है, जो क्रक्स है, उसका मैं जवाब दूंगा कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। देखें, बड़े बड़े मसलों का हल निकलता ही बातचीत से है, और बड़ी बड़ी जंगों के भी फैसले फिर बातचीत से ही होते हैं। तो गो के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है, कुछ लीगल सिचुएशन है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन एक रियलिटी भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी एक पॉपुलैरिटी है, जिसमें लोग जीत के आए हैं, एक अपोजिशन, बड़ी ग्रैंड अपोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। उनसे बात ज़रूर होनी चाहिए, और इसमें मैं सजेस्ट ये करूँगा कि हमारे यहाँ बड़े सीनियर जय्यद पॉलिटिशियंस हैं, मुशाहिद साहब का आपने नाम लिया, और दीगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो कि इनिशिएटिव लें और इस चीज़ को, जो ये पोल्स बन गए हैं, इन पोल्स को, इनकी बिटरनेस को कम करने के लिए, तासुरात को सही करने के लिए, जो कुछ हो सकता है इसमें बिकॉज ऑफ इन कम्युनिकेशन बहुत सारी गलतफहमियाँ भी
बीच में पैदा हो रही हों, लोग पैदा भी कर रहे हों, हो सकता है बहुत सारे मसाइल हों, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंह। डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेनिए नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक के बाद एक और कर्जा और फिर कर्ज उतारने के लिए और कर्जा। IMF से एक और नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान 3 सालों के लिए 6 से 8 अरब डॉलर का कर्ज लेना चाहता है। बात यह है कि ये जो कर्ज़ लिया जाएगा, क्या ये कर्ज़ उतारने के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होगा? IMF की टीम पिछले 10 रोज़ से पाकिस्तान में ही थी, जो हमारी वजारत ख़जाना और FBR की टीमों से अगले कर्ज़ प्रोग्राम के लिए तजावीज़ भी दी गई। और आपको तो पता है कि ये तजावीज़ बाद में शराइत का रूप धार लेती हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि नए माली साल में IMF ने 11,000 अरब रुपए पाकिस्तानियों से टैक्स की मद में निकलवाने का कहा है, जिसमें ज़राई आमदनी को इनकम टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दी गई है। सिर्फ यही नहीं, IMF ये चाहता है कि जो पेंशनर्स हैं उन पर भी टैक्स जो छूट है, जो रिलीफ है, उसको ख़त्म किया जाए। नॉन फाइलर्स पर टैक्स को बढ़ाया जाए, जबकि जो तनख्वाहदार तबका है इस पर टैक्स स्लैब पर भी नज़रसानी की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में एनर्जी रिफॉर्म्स को ख़ासी अहमियत दी जाती है। खुसूसन महंगी बिजली इस वक्त आम सारिफ से और ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक मुसीबत बनी हुई है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ये ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में हमारी प्रोडक्ट compete नहीं कर पा रही हैं। IMF टीम के इस वक्त के पाकिस्तान आने से पहले जो शराइत सामने आई थी, उनमें भी एनर्जी रिफॉर्म्स की शर्त भी शामिल थी, जिसमें प्राइवेट बिजली घरों की तलब को ग्रिड पर मुंतकिल करना था। अब ये ख़बरें भी आ रही हैं कि हुकूमत की बिजली तकसीम कार कंपनियों के रेवेन्यू में वाज़ेह कमी आ रही है, जिसकी वजह सार्फिन के घरों की छतों पर सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली है। ज़ाहिर है लोग एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि जो महीने के लाखों रुपए बिल हैं उनसे इनकी जान छूट जाए। और तरक्की याफ्ता दुनिया की तरह महंगी बिजली ख़रीद कर इस्तेमाल करने की बजाय यहाँ पर सस्ती बिजली के इस्तेमाल से बिजली के बिलों से जान तो छूट जाती है, लेकिन फिर होता क्या है, फिर महंगे डीजल से बिजली बनाने वाली जो IPPs कंपनीज़ हैं, फिर इनको कैपेसिटी पेमेंट कैसे करेगी हमारी हुकूमत? लिहाजा हुकूमत तो चाहती है कि सोलर की बिजली छोड़ो और IPPs की बिजली ख़रीदो, जिसके लिए नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग का निज़ाम लाने की ख़बरें हैं। अब सवाल ये है कि IMF के दबाव में पाकिस्तान अगर सोलर पॉलिसी में तब्दीली लेकर आता है तो इसके असरात क्या होंगे? IMF कर्ज देने से पहले मुल्क में जारी जो पॉलिटिकल एक टेंशन है, एक इंस्टेबिलिटी है, इस पर अपना कंसर्न शो कर चुका है। अब सवाल यह है कि सियासी हालात जो है ये नए कर्ज प्रोग्राम पर कोई असरअंदाज हो सकते हैं। हुकूमत की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी बनती है? टैक्स आने वाला है, हुकूमत वफाकी बजट की तैयारी कर रही है। IMF की शराइत को देखते हुए वफाकी बजट के मतवक्के खदोखल क्या हो सकते हैं? और सिर्फ जून में बजट नहीं आता, यहाँ हर महीने ही हुकूमत जो है वो बजट पेश करती रहती है। मैं बात करूँगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका। पाशा साहब, हर एक की नज़रें लगी हुई हैं कि IMF का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो किन शराइत पर मबनी होगा, और उन शराइत की वजह से आम पाकिस्तानियों को क्या क्या और मज़ीद जो है उसको क्या पे करना पड़ेगा, क्या कुछ खोना पड़ेगा? आपको पता है 2 वक्त की रोटी तो आम लोगों के लिए पहले ही मुश्किल बनी हुई है। यहाँ पर तो लोड शेडिंग भी होती है और बिजली भी महंगी मिलती है। तो आपको जो आने वाला बजट है इसकी शक्ल नज़र क्या आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि IMF के साथ जो बातचीत आगाज़ में हुई है वो मुकम्मल हो चुकी है, और IMF का जो मिशन था वो जा चुका है, और इस उम्मीद से कि पाकिस्तान जो अनकरीब बजट ला रहा है जून के पहले हफ्ते के एंड में, उसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह होंगे वो ऐसे होंगे जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या है जो हमें करना पड़ेगा। हाँ। आपने मुनासिब समरी पेश की है, और आपने एक जिक्र भी चलते हुए कहा है कि हमें अपने रेवेन्यूज को 11,000 अरब से भी ज्यादा करना पड़ेगा, फेडरल रेवेन्यूज जो हैं, टैक्स रेवेन्यूज। हाँ।
ख्याल ये है कि इस साल के एंड तक तकरीबन 9,000 कुछ 100-200 अरब तक हम पहुंच जाएंगे, तो तकरीबन 1,800 से 2,000 अरब तक के एडिशनल रेवेन्यूज हमें जनरेट करने पड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा। और इसके लिए आप जो एग्जिस्टिंग आपके जो टैक्सेस हैं उनको इजाफा करने से आपको बिल्कुल वो हासिल नहीं होगा। उससे बोझ जो बेचारे लोगों पर ऑलरेडी है वो बढ़ेगा। आपको बहुत ही फंडामेंटल किस्म के रिफॉर्म्स लाने हैं, ब्रॉड बेसिंग करनी है। इसमें 3 शोबे बहुत अहम है जिसका इशारा IMF ने भी किया है। यहाँ आप टैक्स लेने की बात तो करते हैं, लेकिन अवाम को आप देते क्या हैं? अवाम अगर अब सूरज से बिजली हासिल करती है, सोलर पैनल लगवाती है, आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। ज़राअत की आप बात करें, ज़मींदार की आप बात करें, किसान तो आज रुल रहे हैं सड़कों पर। आपको अब पता है कि हुकूमत ने गंदम को लेकर किसानों के साथ किया एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है। तो किन बेसिस पर इस्लाहात लेकर आप इन शोबों से पैसे निकलवाएंगे? दुकानदारों से जिनसे बिजली के बिल अफोर्ड नहीं होते हैं, कैसे आप रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि क्या हम फिर ये करें जो IMF कहता रहा है कि चीनी पर लगा दें, हम फिर आप फर्टिलाइजर पे लगा दें, बिजली पे बढ़ा दें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और लगा दें? क्या आप ये चाह रही हैं? बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अब आपको ख़त्म करना है, बहुत आपने लगा दिया है। आपको नए सेक्टर्स की तरफ जाना ही जाना है। आप जिक्र कर रही हैं बड़े बड़े किसान, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़े ज़मींदार हैं सिर्फ 1% उनके हाथ में 22% ज़मीन है। तो वो एक क्रॉप से मुतासर नहीं होते। आपको नए सेक्टर्स में जाना है, यू हैव टू, अदरवाइज यू विल एंड अप टैक्सिंग द सेम ओल्ड पीपल। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, IMF ठीक कह रहा है कि खुदा न खास्ता अगर आपको यही करना पड़े तो पॉलिटिकली आप कर पाएंगे या? तो ये सवाल बहुत अहम है और ये इस बात को डिटरमिन करेगा कि कामयाब बजट पेश होता है और क्या IMF के साथ प्रोग्राम आगे चलता है। इसलिए कि IMF आपसे तंग आ चुका है, यकीनन स्टैंड बाय फैसिलिटी से खुश है, मगर जो हमने 3 साल का प्रोग्राम 2019 में शुरू किया था, उसका जो हशर हमने किया था शर्म आने तक, आपको तो याद होगा 2022 में क्या हुआ था। जी जी। तो इसलिए भी IMF को हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए विदाउट ए फॉर्मल एग्रीमेंट वो चले गए हैं और देखना चाहते हैं कि बजट में किस तरह के। डॉक्टर साहब सिर्फ टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स नेट को भी आपने बढ़ाना है। जो बड़ा तबका है, बड़ा कारोबारी तबका है, बड़ी मछलियों को भी आपने टैक्स नेट पे लेकर आना है या सिर्फ आम बंदे से टैक्स लेना है? मैं तो आपसे यही कह रहा था कि बड़े जमींदार, बड़े दुकानदार, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स की तरफ खुदा के लिए वक्त आ गया है, उनकी तरफ जाएं। बेपनाह इनको बेपनाह मराद मिल चुके हैं, बहुत कंसेशंस हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आमदनी लेकर आप जाके दुबई में 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जी यही मैं आपसे कहने लगी थी कि बड़ा बंदा तो आदमी अपनी जायदादें ही बाहर बनाता है। तो ये बात ये है कि वक्त आ गया है एक इस तरह का निज़ाम हो जिसमें अदम मुसावात का पहलू हो और एक बैलेंस्ड निज़ाम हो। ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर बोझ नहीं डाल सकते। बॉटम लाइन ये है। बहुत शुक्रिया हमारे मौशियात डॉक्टर हफ्शा साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।